नमस्ते। आज हम एक बहुत ही बड़े और सच कहूं तो जरूरी सवाल को समझने जा रहे हैं। वो सवाल ये है कि आज की इस बदलती दुनिया में भारत आखिर खड़ा कहां है। ये थोड़ा पेचीदा मामला है, तो चलिए साथ मिलकर इसे सुलझाते हैं। अब देखिए, कोई लड़ाई हजारों किलोमीटर दूर हो रही है ना? तो उसका हम पर क्या असर पड़ सकता है? स्रोत का मानना है कि इसका सीधा कनेक्शन हमारी अपनी जेब से है, हमारी अर्थव्यवस्था से। जैसे ही दुनिया में कहीं टेंशन बढ़ती है, सबसे पहले उसका असर कहाँ दिखता है? सीधे हमारे शेयर बाजार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बदली हुई दुनिया की। देखिए, जो स्रोत हम देख रहे हैं उसका साफ साफ तर्क है कि हम अब एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो पहले से कहीं ज्यादा, कह सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक है। मतलब पुराने नियम कानून अब काम नहीं कर रहे। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया में चल रही इस उथल-पुथल का आखिर हम पर क्या असर पड़ता है? स्रोत के हिसाब से असर एकदम सीधा और इकोनॉमिक है। मतलब शेयर बाजार ऊपर नीचे होता है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का डर रहता है और घर की महंगाई आसमान छू सकती है। ये सारी चिंताएं बिल्कुल असल हैं, कोई हवाई बात नहीं। अच्छा, तो इस नए ग्लोबल सेटअप को समझने के लिए स्रोत एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क देता है। वो दुनिया को दो टीमों में बांट देता है। चलिए देखते हैं कि ये दो टीमें कौन सी हैं। तो यहाँ पर स्रोत एक बहुत ही क्लियर पिक्चर बनाता है। एक तरफ है डेमोक्रेटिक टीम, जिसको लीड कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल, और दूसरी तरफ है दूसरी टीम जिसकी कमान है चीन के हाथ में। स्रोत का ये भी कहना है कि ये जो दूसरी टीम है ना, उसमें कोई भी देश असल में डेमोक्रेटिक नहीं है, और तो और उसमें भारत के दुश्मन भी शामिल हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है और इसी पर पूरा एनालिसिस टिका हुआ है। लेकिन क्या ये फैसला करना इतना आसान है, इतना सीधा है? नहीं। भारत के अंदर ही इस बात को लेकर एक बहुत गहरी बहस छिड़ी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि स्रोत इस अंदरूनी बहस के बारे में क्या बताता है। स्रोत के मुताबिक इस बहस का एक साइड ये है कि कुछ लेफ्टिस्ट विचारक अमेरिका को ही सबसे बड़ा विलन मानते हैं, और इस चक्कर में वो ईरान जैसे देशों में जो मानवाधिकारों का हनन होता है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अब ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये पूरी तरह से स्रोत का अपना एनालिसिस है, उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन। इससे आगे बढ़ते हुए स्रोत कुछ कम्युनिटीज की तरफ भी इशारा करता है। उनके हिसाब से ये कम्युनिटीज आइडियोलॉजी के आधार पर इस्लामिक देशों को सपोर्ट करती हैं, भले ही उन देशों का भारत को लेकर स्टैंड कुछ भी क्यों ना हो। अब देखिए, ये जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल बातें हैं, इनको एक पर्सनल लेवल पर लाने के लिए स्रोत एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता है। हुआ यूं कि एक ईरानी लीडर की मौत हुई और लेखक ने थोड़ी खुशी जाहिर की। तो उनके एक नास्तिक दोस्त ने उन्हें टोक दिया। दोस्त ने पूछा कि भाई, उस आदमी को तो सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो बात नहीं मान रहा था, इसमें जश्न मनाने वाली क्या बात है? तो फिर लेखक ने इस चैलेंज का क्या जवाब दिया? उन्होंने सीधा सीधा बताया कि भाई, वो जो ईरानी नेता था ना, वो हमास और हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स को हथियार और सपोर्ट दे रहा था। तो लेखक के लिए यह सिर्फ नाफरमानी का केस नहीं था, यह सीधा सीधा आतंकवाद को सपोर्ट करने का मामला था। तो भारत में ये सारी बहस तो चल ही रही है, लेकिन इसके बीच स्रोत का तर्क है कि भारत ने अपना मूव चल दिया है, मतलब उसने अपनी साइड चुन ली है। चलिए देखते हैं कि वो इसके लिए क्या सबूत देते हैं। यहाँ स्रोत घटनाओं की एक बहुत ही खास टाइमलाइन पर फोकस करता है। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं और दोस्ती को पक्की बताते हैं। ठीक इसके कुछ ही दिन बाद अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर देते हैं। और फिर आता है भारत का रिएक्शन, जो बहुत ही दिलचस्प है। भारत उन देशों के लिए तो हमदर्दी दिखाता है जिन पर ईरान ने जवाबी हमला किया, लेकिन शुरू में ईरान के लिए कोई हमदर्दी नहीं दिखाता। तो स्रोत के लिए इन घटनाओं की टाइमिंग और भारत का रिएक्शन, ये सब एक बहुत साफ इशारा है। तो इन सारी घटनाओं को जब एक साथ जोड़कर देखते हैं तो स्रोत एक सीधे साधे नतीजे पर पहुंचता है कि भारत इस लड़ाई में न्यूट्रल नहीं है, साइड चुनी जा चुकी है। तो ठीक है, साइड तो चुन ली, पर सवाल यह है कि स्रोत के हिसाब से भारत ने यह साइड चुनी ही क्यों, और क्या यह सही फैसला था? उनके तर्क को समझने के लिए हमें उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी के बेसिक्स को समझना होगा। स्रोत अपनी पॉलिटिकल सोच के दो सबसे बड़े पिलर सामने रखता है। नंबर 1, हमेशा उन देशों को सपोर्ट करना जहां डेमोक्रेसी हो और कानून का राज हो, और नंबर 2, उन नेताओं का जमकर विरोध करना जो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो चार्ट है ना, ये इसी फर्क को दिखाता है। देखिए, एक तरफ है ईरान की इस्लामिक क्रांति, जिसको हुए 47 साल हो गए, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो धर्म पर चलता है, और दूसरी तरफ है भारत की आज़ादी, जिसे 75 साल से भी ज़्यादा हो गए, मतलब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम।
तो स्रोत के लिए ये सिर्फ सालों का गैप नहीं है, ये गवर्नेंस के दो एकदम अलग अलग तरीकों के बीच का फर्क है। और आखिर में स्रोत बिना किसी लाग लपेट के एकदम साफ शब्दों में अपनी राय रखता है। वो कहता है, मेरी निजी राय है कि हमने सही टीम को चुना है। इससे ज्यादा सीधा और क्लियर निष्कर्ष और क्या हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की दुनिया जिस तेजी से बदल रही है और जहां टीमें इतनी साफ साफ बनती दिख रही हैं, ऐसे में क्या किसी भी देश के लिए न्यूट्रल रहना, मतलब किसी की भी साइड न लेना, वाकई में एक ऑप्शन बचा भी है या नहीं?